आदर्श विद्या निकेतन के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के बंगाल में हुए किसान आंदोलन व जनजातीय आंदोलन के बारे में। बंगाल व पूर्वी तट में जनजातीय आंदोलन कि जनजातियाँ जो जंगल में निवास करती थी उनकी क्या समस्याएं थी और उन्होंने क्यों आंदोलन किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सन्यासी विद्रोह। सन्यासी जाति द्वारा विद्रोह किया गया। क्यों किया गया? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इनके ऊपर क्या था, जब ये तीर्थ यात्रा करते थे तो उसके ऊपर कर लगाया गया। एक धार्मिक यात्रा होती थी इनकी, उस धार्मिक यात्रा के दौरान इनके ऊपर ज़बरदस्ती कर लगाया गया, जिसकी वजह से ये नाराज़ हो गए और विद्रोह की ओर आगे बढ़े। दूसरा एक कारण था अत्यधिक कर प्रणाली। अत्यधिक कर भी इनके ऊपर लगाया गया था उसी समय। इसके कारण दो कर लगने के कारण इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो ये विद्रोह सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना गया। सबसे मुख्य इसमें यह याद रखना आपको कि तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को बंद करवाने के लिए इन्होंने विद्रोह किया। मुख्य बात यही है। बाकी हम हर विद्रोह में देखते हैं कि उस समय किसानों के द्वारा या जनजातीय जातियों के द्वारा विद्रोह क्यों किए गए। तो सबसे मुख्य बात एक ही है, वो है कर प्रणाली। चाहे अकाल पड़े, चाहे सूखा पड़े, चाहे किसी भी प्रकार से किसानों को या जनजातीय लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया, उसी कारण उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया। मुख्य कारण यही है और हर विद्रोह में हमें ये टॉपिक आपके सामने आएगा ही आएगा। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए कि उनके अधिकारों को ऊपर उनके अधिकारों से उनसे वंचित किया गया। इस वजह से उनके ऊपर अत्यधिक कर लगाया गया और इसीलिए उन्होंने विद्रोह किया। एक इस विद्रोह में एक महत्वपूर्ण बात आपको और ध्यान रखनी है, वो है बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ। आनंद मठ में इस विद्रोह का उदाहरण हमें मिलता है। इस विद्रोह की जानकारी या इस विद्रोह के बारे में हमें बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से मिलता है। तो ये सवाल महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। सवाल सीधा सा पूछा जा सकता है कि सन्यासी विद्रोह की जानकारी या सन्यासी विद्रोह का लेखन हमें किस पुस्तक से मिलता है, तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में से। तो दो बातें यहाँ महत्वपूर्ण हैं, एक तीर्थ यात्रा और एक आनंद मठ। दूसरा है इसमें कोल विद्रोह। कोल भी एक जनजाति थी जो बंगाल के आसपास निवास करती थी। ठीक है, इनके ऊपर भी 1831 से में ज़बरदस्ती इनसे कर वसूला गया। इसलिए इस जाति ने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो 10वीं के हिसाब से अपन को थोड़ी थोड़ी एक दो लाइनों में उत्तर आता है। सवाल सीधे सा पूछा जाएगा कि भारत में या बंगाल में हुए पूर्व जनजातीय आंदोलन के ऊपर टिप्पणी लिखिए। तो टिप्पणी में एक दो लाइनें आपको सन्यासी विद्रोह, कोल विद्रोह, इस हिसाब से रामोशी विद्रोह के जितने भी जनजाति ने विद्रोह किए हैं उन विद्रोह के बारे में हमको लिखना होगा। इसीलिए इन्होंने भी, इनके ऊपर भी क्या था, वही कर प्रणाली, जिसकी वजह से कोल जाति ने भी विद्रोह कर दिया। आगे है भील विद्रोह। भील जनजाति जो हमारे राजस्थान में भी निवास करती है, उस जनजाति के द्वारा भी क्या हुआ, ये कहाँ की थी पहले, तो पश्चिमी तट पर ये ज़्यादातर निवास करती थी
पश्चिमी तट पे ऊपर इन्होंने खानदेश 1813, 12 और 19, 12, 13, 19 में इन्होंने ये आंदोलन चलाया। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 1825 में शेवरेम, नाम ये याद रखना महत्वपूर्ण है, शेवरेम ने भील विद्रोह में अपना नेतृत्व दिया है। तो ये 1825 में, ये शुरुआत तो 1812-13 से लेकर 19 में हो चुकी थी, लेकिन इसको नेतृत्व 1825 में किसने दिया? तो शेवरेम ने भील विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। भीलों की वही समस्या, अत्यधिक कर प्रणाली, इनके अधिकारों को इनसे वंचित किया गया, इनके ऊपर तरह तरह के कर लगाए गए। जब ये लोग जंगल में निवास करते हैं उसके बावजूद भी इनके ऊपर अत्यधिक कर लगाए गए, जंगलों में फल फूल तोड़ने पर इनके प्रतिबंध लगाए गए, और इनके कई प्रकार के अलग अलग दंड भी इनके ऊपर रखे गए, जिसकी वजह से प्रताड़ित होकर इन्होंने क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। तो ये विद्रोह लंबा चला था, 12-13 में जो शुरू हुआ 19 तक चला, फिर 1825 में शेवरेम के नेतृत्व में, फिर 1831 और 1842-45 तक ये विद्रोह चलते रहे। आखिर में अंग्रेज़ों ने इन विद्रोह को दबा दिया। सैनिक कार्यवाही कर अंग्रेज़ों के द्वारा सैनिक कार्यवाही करके इन विद्रोह को दबा दिया गया। अगला है रामोसी। रामोसी विद्रोह है 1822 का, मुख्य याद रखना आपको, और मुख्य सवाल है एक इसमें, वो है चित्तर सिंह। चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह हुआ था। यह पश्चिमी घाट का विद्रोह था। ये लोग कहाँ रहते थे? पश्चिमी घाट। तो यहाँ दो सवाल महत्वपूर्ण हैं। एक तो रामोसी विद्रोह कब हुआ? 1822 के आसपास हुआ, और नेतृत्व किसने किया? तो चित्तर सिंह ने किया। नेतृत्व किसने किया? चित्तर सिंह। और ये कहाँ के रहने वाले लोग थे? पश्चिमी घाट के रहने वाले लोग थे। इनको भी इतना प्रताड़ित किया गया कि आखिर इन्होंने हथियार उठा लिए। इनके ऊपर भी वही कर, इनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर दबाव बनाया, जिसकी वजह से इन्होंने विद्रोह कर दिया। लेकिन विद्रोह का रिजल्ट भी वही रहा, इन विद्रोह को भी दबा दिया गया, क्योंकि इनके पास इतने संसाधन नहीं थे जिसका ये अंग्रेज़ों का सामना कर सकें। इसलिए सन्यासी विद्रोह को भी इसमें दबा दिया गया। तो ये कुछ हमने बंगाल में हुए या पूरी बंगाल के आसपास रहने वाले जनजातियों के बारे में पढ़ा, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए विद्रोह किए। अब एक सवाल आता है किसान आंदोलन। 10वीं की किताब में है किसान आंदोलन। आपके किसान आंदोलन में से भी सवाल पूछा जाता है। अब वही किसान आंदोलन के सबसे पहले आपको ध्यान होने चाहिए कारण, कि किसानों के ऊपर जो दुख उनके ऊपर आया, या किसानों ने क्यों हथियार उठा लिए। जो कृषि कार्य करने वाले जो लोग थे, उन्होंने क्यों हथियार उठा लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने क्या आंदोलन किए। तो उसके प्रमुख सवाल हैं ये। उसमें कारण का सवाल एक महत्वपूर्ण बनता है कि किसान आंदोलन के कारणों पर चर्चा कीजिए, या किसान आंदोलन के कारण पर टिप्पणी लिखिए। तो वही सबसे पहले भू राजस्व, अत्यधिक भू राजस्व, जिसकी वजह से किसानों ने हथियार उठाए। अकाल, दूसरा कारण क्या है? अकाल। तीसरा अत्यधिक कर, अत्यधिक कर व्यापारियों व जमींदारों द्वारा फर्जी दस्तावेज या उनके दस्तावेजों को
कि ज़मीनों के जो दस्तावेज होते थे किसानों के, उनको अपने कब्ज़े में कर कर उनको हड़पना, किसानों की ज़मीन को क्या करना, हड़पना। तो ये महत्वपूर्ण कारण है किसान आंदोलन के। सवाल सीधा सा पूछा जाएगा कि भारत में हुए किसान आंदोलन के कारण बताइए, तो अत्यधिक भू राजस्व, भूमि का लगान, अकाल पड़ जाए तो भी कर लेना। भाई अब इस समय उनके पास खाने के लिए भी दाने नहीं हुए, उसके बावजूद भी ये क्या कर रहे हैं, अकाल पड़ गया, उनको कोई मतलब नहीं है, किसानों के ऊपर जो कर प्रणाली है वो कर तो हम लेकर रहेंगे। इसलिए किसानों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। यही अत्यधिक कर वापस एक पॉइंट है यहाँ पर। व्यापारियों व जमींदारों द्वारा, ये महत्वपूर्ण है कि जो व्यापारी होते थे या उस समय जो जमींदार होते थे, वो क्या करते थे, किसानों को पैसा देते थे कृषि कार्य करने के लिए, उसके बदले उनकी ज़मीन के दस्तावेज अपने पास रख लेते थे। उन दस्तावेजों को फिर वापस वो कभी नहीं देते थे और उनकी ज़मीनों को हड़प लिया जाता था। इन सभी कारणों की वजह से किसान बड़े परेशान हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने आंदोलन कर दिया। तो ये इसके कारण हैं, ध्यान रखने आपको। अब सबसे पहला किसान आंदोलन लेते हैं, बंगाल किसान आंदोलन। बंगाल में हुए नील विद्रोह का। वैसे हम 1917 में एक और पढ़ेंगे, चंपारण, उसमें भी इसी प्रकार का कुछ है। तो ये बंगाल नील विद्रोह है, जो बंगाल के अंदर किसानों से ज़बरदस्ती नील की कृषि करवाई जा रही थी। नील की कृषि में किसानों को अत्यधिक दुख होता था, अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती थी और उनके बदले उनको उतना कुछ मिलता भी नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने नील की कृषि करने से मना कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर दबाव बनाया और ज़बरदस्ती नील की कृषि करवाई। इसीलिए बंगाल के किसानों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया 1860 के आसपास। और इसी समय एक नील आयोग की भी नियुक्ति की गई। तो नील की कृषि करने की वजह से यह आंदोलन बंगाल में हुआ। दूसरी अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में 1875 में हुए विद्रोह। दक्षिण भारत में भी इसी प्रकार से किसानों के ऊपर अत्यधिक कर, उनका शोषण सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी रूपों से इनका शोषण किया जा रहा था। उन शोषण को रोकने के लिए दक्षिण भारत में भी किसानों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को इनको दबाने के लिए अपनी सैनिक कार्यवाही भी करनी पड़ी। तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर किसान आंदोलनों ने अपने पांव पसार लिए थे। दक्षिण भारत में भी ये शुरू हो गए थे। अब क्या है, तीसरा है पंजाब में किसान आंदोलन। पंजाब में भी किसानों के ऊपर अत्यधिक बोझ, चाहे अकाल हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे फसल हुई हो या नहीं हुई हो, उनसे ऊपर लगातार कर लिया जाता था। लेकिन एक बात वहाँ पर महत्वपूर्ण ये निकली कि उनकी भूमि पर अब किसानों का अधिकार न होकर गैर किसानों का, मतलब जो किसानों का कार्य, किस खेती का कार्य नहीं करते थे, गैर किसानों का भूमि पर अधिकार हो गया, जिसकी वजह से वहाँ आंदोलन प्रारंभ हुए। क्योंकि किसानों के पास भूमि नहीं बचेगी तो वो किस प्रकार से अपने कृषि कार्य कर पाएंगे। धीरे धीरे वहाँ के गैर किसान वर्ग ने उनकी भूमि पर अधिकार कर लिया, जिसकी वजह से पंजाब में किसान आंदोलन हुए। इसी के लिए वहाँ पर एक पंजाब भूमि अन्याक्रमण एक्ट बनाया
गया, अधिनियम बनाया गया, जो किसानों को अपनी भूमि वापस दिलाने के लिए था। तो ये पंजाब में किसान आंदोलन। हल्के की बात करें, हम पूरे विस्तार से बात नहीं करें, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंट हैं हर विद्रोह या हर आंदोलन में, उन 2-3 पॉइंट के ऊपर भी हम बात कर रहे हैं, जिससे आपको परीक्षा में फ़ायदा हो सके। अगला एक महत्वपूर्ण विद्रोह है, वो है चंपारण। चंपारण पूर्वी बिहार का एक हिस्सा है, जहाँ पर भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये 1917 में हुआ। इस आंदोलन में महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि नील की कृषि इस समय में भी अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ के किसानों के ऊपर अत्यधिक क्या करवाया गया, उनसे नील की कृषि करवाई गई, जिसकी वजह से किसान परेशान हो गए। और इसी समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने किसानों की समस्याओं को गांधी जी को बताया और गांधी जी ने इन समस्याओं को सुनकर गांधी जी बिहार आए, चंपारण पहुँचे और वहाँ पर किसानों से अलग अलग संवाद किया। उन संवाद के बाद किसानों ने जब हकीकत जानी तो अंग्रेज़ों से उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। इसी आंदोलन में गांधी जी ने चंपारण का नेतृत्व भी किया है और इसी वजह से ये गांधी जी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन भी है। तो इस नील की कृषि करने की वजह से राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को बताया और इसी वजह से यह आंदोलन सफल हुआ। अंग्रेज़ों को वापस अपनी नीति हटानी पड़ी, किसानों को मुक्त करना पड़ा। तो ये आंदोलन एक महत्वपूर्ण है जो 1917 का है, चंपारण पूर्वी बिहार। इसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो राजेंद्र प्रसाद और एक गांधी जी महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने इसमें नेतृत्व किया है। एक इसी प्रकार से गांधी जी ने खेड़ा किसान विद्रोह, खेड़ा किसान विद्रोह। खेड़ा में भी क्या हुआ था, ये भी गांधी जी का है, 1918 का है। खेड़ा में क्या हुआ कि अगर फसल 25% से कम हो, जितना उत्पादन होता है उसमें से अगर 25% से कम हो तो कर माफ़ किया जाएगा। लेकिन फसल चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, अंग्रेज़ लगातार उनसे कर प्राप्त करते रहे, ज़बरदस्ती लेते रहे, चाहे वो किसान देना चाहें या नहीं देना चाहें। फिर भी कि अंग्रेज़ों ने जो वादा किया था कि हम अगर इस प्रकार की स्थिति होगी तो हम कर नहीं लेंगे, फिर भी कर लगातार लिया जा रहा था, जिसकी वजह से किसान परेशान हो गए और किसानों ने आंदोलन कर दिया। इस आंदोलन में किसानों ने गांधी जी से सहायता मांगी और गांधी जी ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। गांधी जी ने अंग्रेज़ों के सामने जो उनकी शर्तें थी उनको बताया, किसानों की शर्तों को, कि अगर इस प्रकार से फसलें अगर कम होगी तो वो कर नहीं देंगे। तो इस बार भी गांधी जी को यहाँ सफलता मिली और जिन किसानों के फसलें 25% से कम हुई थी उनको कर से मुक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से 1918 का ये गांधी जी का जो किसान आंदोलन है वह भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस प्रकार से जो जनजातीय आंदोलन है या किसान आंदोलन है उनके बारे में हमने बात की। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि अब क्या हुआ, 1919 से लेकर 1947 तक राजनीतिक आंदोलन हमारे प्रारंभ हो चुके थे। राजनीतिक आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक जो चला था, उस प्रथम विश्व युद्ध में हमें ये कहा गया था
कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा तब भारतीयों को कुछ रियायत दी जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को इस प्रकार शामिल किया गया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हम जीत जाएंगे या प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब हम फ्री हो जाएंगे प्रथम विश्व युद्ध से, तब भारतीयों को क्या दिया जाएगा, कुछ रियायतें दी जाएगी, उनके लिए भी कुछ कानून बनाए जाएंगे उनकी सुख सुविधाओं को लेकर। लेकिन अंग्रेज जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेजों ने तो वही नीति वापस अपना ली, भारतीयों को लगातार शोषण किया गया। इसीलिए एक नया कानून लेके आए ये 1919 में, 1917 में इसका 1917 में सिडनी रॉलेट को अध्यक्ष बनाया गया और एक नया कानून 1919 में लाया गया, रॉलेट एक्ट। इस एक्ट में क्या था, किसी भी व्यक्ति को, चाहे कोई भी हो, उस व्यक्ति को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तारी की वजह भी नहीं बताई जाएगी कि भाई आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, या फिर गिरफ्तार तो कर लिया चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आपको वकील करने की भी इजाज़त नहीं थी, आपको उठाया और सीधा जेलों में डाल दिया गया। तो इससे क्या हुआ, हर व्यक्ति को भय सताने लगा कि अंग्रेज हमें कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इसे काला कानून भी कहा गया। इसलिए इस आंदोलन का, इस एक्ट का पूरे भारत में क्या हुआ, विरोध हुआ, पूरे भारत में विरोध हुआ। इस विरोध को रोकने के लिए अंग्रेजों ने सैनिक कार्यवाही की और इसी सैनिक कार्यवाही में एक घटना है महत्वपूर्ण, वो है 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में अमृतसर के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। वो इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ वो रॉलेट एक्ट के विरोध में एक आम सभा बुलाई गई थी, जिसमें इस एक्ट के खिलाफ आंदोलन या इस एक्ट के खिलाफ कुछ कार्य करने की बातें की जानी थी। लेकिन इस सम्मेलन को रोकने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ उसमें अंधाधुंध दायर के द्वारा गोलियां चलाई गई और उसमें कई व्यक्ति, किसान मारे गए। तो ये रॉलेट एक्ट आपको ध्यान रखना है 1919 का है और उसी 1919 के एक्ट के खिलाफ ही ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद एक आंदोलन और है, वो है 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। ये भी गांधी जी का था। गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका, गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ध्यान रखना आपको। और 1922 तक ये आंदोलन चला। इसमें क्या निर्णय लिया गया कि अंग्रेज़ों का क्या किया जाए, असहयोग। हर प्रकार से अंग्रेज़ों का असहयोग का मतलब क्या है कि सरकारी स्कूलें, सरकारी कॉलेज, सरकारी दफ्तर, इन सब को क्या किया जाए, बॉयकॉट किया जाए। हम सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे, सरकारी कॉलेजों में नहीं पढ़ेंगे, सरकारी दफ्तरों में नौकरी नहीं करेंगे। इस प्रकार से अंग्रेज़ों का लगातार बहिष्कार किया गया और पूरे भारत में इस बालक, छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक, महिलाओं के द्वारा, पुरुषों के द्वारा, युवाओं के द्वारा इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। लेकिन यह अचानक जब तीव्र गति से आंदोलन बढ़ रहा था, उसी समय 5 फरवरी
1922 को चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा कांड हो जाता है एक पुलिस थाने गोरखपुर यूपी में। उस थाने को अंग्रेज किसानों के द्वारा या आंदोलनकारियों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, जिसकी वजह से ये आंदोलन गांधी जी हिंसा की ओर बढ़ते हुए देखकर इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। ये आंदोलन अपनी तीव्र गति पर चल रहा था, पूरे भारत में ये आंदोलन फैल चुका था, लेकिन इस हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने ये आंदोलन स्थगित कर दिया। स्थगित तो कर दिया, लेकिन फिर भी अनेक जो दूसरे क्रांतिकारी जो थे वो गांधी जी से थोड़ा नाराज़ तो हुए, लेकिन गांधी जी ने कहा मैं आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाना चाहता हूं, और इसी आंदोलन की वजह से गांधी जी ने हिंसा हो गई, और इसी हिंसा की वजह से गांधी जी ने क्या कर दिया, इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो एक छोटी सी जानकारी है असहयोग आंदोलन। इसी प्रकार से गांधी जी का आंदोलन आपको ध्यान रखना है, वो है 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1930 से 32 और फिर 34 सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक सत्याग्रह महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान रखना आपको। 72 प्रतिनिधियों के साथ गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, दांडी यात्रा जिसे हम कहते हैं, और नमक बनाकर क्या किया, नमक पर कानून को तोड़ा। फिर इसी समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसी भी कांग्रेस के सदस्य ने भाग नहीं लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन गए थे, लेकिन किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं होने के कारण वो वापस लौट आए, और इसी समय 1932 में पूना एक्ट भी हुआ अंबेडकर के साथ। इस प्रकार से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में एक बार समाप्त हो गया, लेकिन वापस से गांधी जी ने शुरू कर दिया, और 1934 में इसे वापस समाप्त कर दिया गया, क्योंकि गांधी जी को जेल में डाल दिया गया था। और उसी बाद जब गांधी जी रिहा हुए, और उसी आंदोलन को वापस गांधी जी ने समाप्त कर दिया। तो यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। थोड़ी सी जानकारी दी है, आपको ध्यान रखना है। अगला एक है गांधी जी का अंतिम और महत्वपूर्ण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इस समय गांधी जी ने क्या कहा, करो या मरो, डू एंड डाई। अब आपके समय आपके पास एक ही है, या तो आप कुछ कर लें या फिर अपने देश के लिए मर जाएं। अब हमें अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना ही होगा, भारत को अंग्रेज़ों को छोड़ना होगा। और इसी आंदोलन के रूप में गांधी जी को दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पूरे भारत में ये आंदोलन जोर पकड़ गया और तेज़ गति के साथ आगे बढ़ा। अंग्रेज़ों के खिलाफ अलग अलग जगहों पर तीव्र आंदोलन हुए, विद्रोह हुए, और अंग्रेज़ों को कहा गया भारत छोड़ो। इस क्रम में धीरे धीरे फिर भारत आज़ादी की ओर आगे बढ़ा। तो गांधी जी के 3-4 हमने जो महत्वपूर्ण पढ़े, एक तो चंपारण, खेड़ा, इसी क्रम में अहमदाबाद का भी है, वो आज हमने देखा नहीं, फिर असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो। ये 4-5 आंदोलन गांधी जी के हैं जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखना। गांधी जी के ऊपर सीधा सा निबंधात्मक सवाल भी आ सकता है, जो गांधी जी के ऊपर आएगा कि गांधी जी के द्वारा किए गए आंदोलनों पर टिप्पणी लिखिए, या सीधा सा पूछ ले भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, या असहयोग आंदोलन। महत्वपूर्ण है, 10वीं में से एक सवाल ज़रूर यहाँ से बनता है। या पूछ ले रॉलेट एक्ट कानून, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ,
तो इस प्रकार से हमने कुछ आज किसान आंदोलन, कुछ जनजातीय विद्रोह और कुछ महत्वपूर्ण जो गांधी जी ने जो आंदोलन किए थे उनके बारे में बात की। अगली क्लास में हम और एक नया टॉपिक लेंगे जो आपकी परीक्षा से महत्वपूर्ण होगा। अब परीक्षा नज़दीक आ चुकी है तो एक बार वापस लग जाएं। 10-15 दिन की बची है क्लास, उसमें आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। ठीक है, थैंक यू।